अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपके अध्ययन का जो बिंदु है वह है प्रयोगवाद। यानी प्रयोगवाद क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या है, या प्रयोगवाद का क्या तात्पर्य है, वो जो बिंदु है उस पर हम आज के कालांश में चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा यानी प्रयोगवाद का प्रवर्तन यानी प्रयोगवाद का आविर्भाव सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ। किससे हुआ? 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक जो एक पत्रिका थी उसके प्रकाशन से हुआ। दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नाम व्यापकता से व्यवहार में आने लगा। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि प्रयोग सभी कालों में कवियों ने किए। क्या लिखा है अज्ञेय ने? कि प्रयोग सभी कालों में कवियों ने किए हैं। इस प्रकार तार सप्तक की रचनाओं को प्रयोगवाद के नाम से अभिहित किया गया, क्योंकि तार सप्तक के संपादकीय वक्तव्य में अज्ञेय द्वारा बार बार प्रयोग शब्द प्रयुक्त किया गया था। लेकिन अज्ञेय ने तार सप्तक के दूसरे संस्करण में प्रयोगवाद नाम का ही विरोध नहीं किया, अपितु तार सप्तक को किसी आंदोलन से प्रेरित होने और उसके कवियों को प्रयोगवाद मानने से अस्वीकृत कर दिया था। फिर भी तब तक सप्तकों के आधार पर प्रयोगवाद एक काव्यात्मक आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था, जिसके प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। यानी प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। तो अब देखिए प्रयोगवाद का तात्पर्य एवं स्वरूप, यानी प्रयोगवाद का अर्थ क्या है। यानी छायावादी भावुकता, वायवी चित्रण और आदर्शवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास हुआ। प्रयोगवाद के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका मानव मूल्यों को विघटित कर रही थी, तो बौद्धिकता के आधार पर प्रेम, दया, सौंदर्य और प्रगति का पर्यवेक्षण किया जा रहा था। तो प्रगतिवाद ने धर्म और ईश्वर की आस्था को डगमगा दिया। प्रयोगवाद ने उसे निर्मूल करके युगों से उपास्य ईश्वरीय प्रतिमा को खंडित कर दिया। मानव मूल्यों के विघटन, ईश्वर पर अविश्वास और युद्ध की विभीषिका ने कविता को अनास्था के शौरों का सरगम दिया। काव्य के क्षेत्र में प्रयोगवाद जितना टी.एस. इलियट, इजरा पाउंड म्यूनियर से प्रभावित हुआ, उतना ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्राइड और एडलर से भी प्रभावित हुआ। अहम के प्रस्फुटन में भी मनोविज्ञान था, इसलिए मानवीय विगलित यौन कुंठाओं व विभीषिकाओं का ही चित्रण होता रहा। यूरोप में मानव मूल्यों का विघटन तीव्रता से हो रहा था। रसेल, आइंस्टीन, स्प्रेंकलर ने इस सांस्कृतिक विघटन की अनुभूतियों को प्रतीत किया। तो प्रयोगवाद कविताओं में भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्थान दिया। मध्यवर्गीय जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष को इस कविता ने बड़ी प्रखरता के साथ चित्रित किया। इन कवियों ने कहीं स्पष्ट रूप से, कहीं सूक्ष्म प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से काम वासनाओं को व्यंजित किया। अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती के नाम इस संदर्भ में लिए जा सकते हैं। यानी इन्होंने प्रयोगवाद के बारे में, या प्रयोगवादी कविता ने व्यक्ति के अंतर संघर्षों की अनुभूतियों और सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं तथा मन स्थितियों को लेकर कविताएं लिखी। तो प्रयोगवादियों ने युग की जटिल संवेदनाओं, परिवर्तित युग बोध और विघटित मूल्यों को चित्रित किया। इस प्रकार विज्ञान के बढ़ते चरणों ने बौद्धिकता का विकास किया, जिससे नए काव्यों को नए प्रतीक दिए।
विज्ञान से तार्किक शक्ति का उद्भव हुआ, तार्किक शक्ति से द्वंद्व का उदय हुआ, ईश्वरीय अनास्था से नैतिक बंधनों की मर्यादा को भंग कर दिया। इससे व्यक्तिवादी तथा स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इससे अहम के विकसित होने का प्रशस्त पथ मिला। अहम की जटिल व्यक्तिगत अनुभूतियों ने व्यक्तिगत प्रयोग किए, जिसमें काव्य में अस्पष्टता और दुरूहता आ गई और प्रयोगवाद की भूमिका प्रस्फुटित हुई। यानी प्रयोगवाद काव्य की जटिलता और असंगतियां अज्ञेय द्वारा ही प्रदत्त है। किसके द्वारा प्रदत्त है? अज्ञेय द्वारा। अब है प्रयोगवाद की विशेषताएं। तो प्रयोगवादी कवियों ने अपने कुछ सिद्धांत अपनाए और उन्हीं के अनुसार काव्य रचना की। यानी प्रयोगवादी कवियों ने अपने कुछ सिद्धांत अपनाए और उन्हीं के अनुसार काव्य रचना की। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय शतक के कवियों ने इस काव्य धारा के अंतर्गत जो रचनाएं प्रस्तुत की, उनमें कुछ कतिपय विशेषताएं थी, वो हम इन बिंदुओं के आधार पर देखते हैं। यानी अगर हम पहला बिंदु लें तो नए सत्य की खोज। तो नए सत्य की खोज में देखिए कि तार शब्दक की भूमिका में अज्ञेय के प्रयोगों का सर्वप्रथम उद्देश्य काव्यगत नए सत्य की खोज बताया। यानी अज्ञेय ने क्या बताया? प्रयोगों का कि काव्यगत नए सत्य की खोज। यानी अज्ञेय के अनुसार प्रत्येक युग का अपना एक सत्य होता है। अज्ञेय के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक युग का अपना एक सत्य होता है, दूसरे युग में उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। यानी अगर युग बदलता है तो वह सत्य धूमिल हो जाता है और उसकी जगह कोई नया सत्य आ जाता है। यानी दूसरा शतक में इस सत्य के महत्व का विस्तार करते हुए उन्होंने लिखा है, किसने? अज्ञेय ने, कि महत्व उस सत्य का है जो प्रयोगों द्वारा हमें प्राप्त हो, क्योंकि पार की मोती परखता है, गोताखोर के असफल उद्योग नहीं। क्योंकि पार की किसको परखता है? सिर्फ मोती को परखता है, न कि गोताखोर की असफलताओं को या उसकी मेहनत को। तो इसी काव्यगत नए सत्य के लिए प्रयोगवादियों ने नई राहों के अन्वेषण का कार्य किया और अभेद क्षेत्रों में जाने की अपनी रुचि प्रकट की। लेकिन इस संदर्भ में अज्ञेय ने स्पष्ट नहीं किया कि अभेद क्षेत्रों में जाने की स्वाभाविक आकांक्षा और उलझी हुई संवेदनाओं को पाठकों तक पहुंचाने की उद्विग्नता में से कौन सी वस्तु मुख्यतः प्रयोगों की प्रेरक है। तो नए सत्य की खोज तो इसमें बताई है उन्होंने, परंतु यह नहीं बताया कि उसमें मुख्यतः प्रयोग कौन से प्रेरक है। अब अगर हम दूसरा पॉइंट लें प्रयोगवाद की विशेषताओं में, तो वह है साधारणीकरण। साधारणीकरण में देखिए कि तार सप्तक जो अज्ञेय द्वारा रचित है, तो तार सप्तक में अज्ञेय ने साधारणीकरण के बारे में बहुत कम लिखा है। क्या है? कि बहुत कम लिखा है। भाषा से संबंधित विचारों को व्यक्त करते हुए अनुभूति की उसकी भाषा किसी अन्य युग के काव्य सत्य की प्रेषणीयता के लिए भले ही अपर्याप्त हो, परंतु विशेष ज्ञानों के इस युग में वह व्यापकता शेष नहीं रह गई जो शब्द के साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ ढोकर कवि के सामने उपस्थित समस्या का समाधान कर सके। यानी साधारणीकरण में अज्ञेय ने ये चीजें तो लिए कि वो अपने काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी प्रेषणीयता का प्रयोग करें जो लोगों के लिए व्यापकता नहीं बल्कि उनके अर्थ में उनका समाधान खोज सके। फलस्वरूप नई भाषा की खोज हुई और विविध उपायों को काम में लाया गया। साधारणीकरण के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए अज्ञेय ने लिखा है कि जब चमत्कारिक अर्थ भर जाता है और अभिधेय बन जाता है, तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। यानी उस अर्थ से रागात्मक संबंध नहीं स्थापित होता है, तब वह उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः राग का संचार हो, पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। यानी साधारणीकरण का यही अर्थ है। साधारणीकरण शब्द का क्या अर्थ बताया है अज्ञेय ने? कि उसमें जब चमत्कारिक अर्थ भर जाता है या शब्द की रागोत्तेजक शक्ति कुछ घटने लगती है या रागात्मक संबंध स्थापित ही नहीं हो पाता,
तो उसके अर्थ में पुनः राग का संचार हो, रागात्मक संबंध स्थापित हो, यही साधारणीकरण है। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, रस और बौद्धिकता। इसमें देखिए रस और बौद्धिकता में कि अज्ञेय ने रस संबंधी कोई विचार व्यक्त नहीं किए, लेकिन जगदीश गुप्त का मत है कि प्रयोगवादी कविता का लक्ष्य रसानुभूति नहीं है, रस सिद्धांत से इसका विरोध है। रस के स्थान पर बौद्धिकता उसका लक्ष्य है। बौद्धिकता का पूर्ण समर्थन होने से, भावुकता, तुकांतता, गेयता की उपेक्षा होने से कविता गद्यवत हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। अतः प्रयोगवादियों ने परंपरागत नवरसों के स्थान पर एक नए रस की खोज की है, जिसे बुद्धि रस के नाम से अभिहित किया जा सकता है। यानी लेकिन रागात्मक तत्व सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है, उसे प्रयोगवादी चिंतक सर्वथा भूल गए। वास्तविक कविता तथा पद्यबद्ध रचना को यही रागात्मक तत्व पृथक करता है। यानी अज्ञेय ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु जगदीश गुप्त ने जरूर कहा है कि बाकी सभी रस इसमें विलुप्त हो गए हैं और यह उसका विरोध है। परंतु एक भावात्मकता या तुकांता, गेयता की अपेक्षा से इसमें एक नए रस की उत्पत्ति हो गई है और उस रस को हम क्या नाम दे सकते हैं? बौद्धिकता का नाम दे सकते हैं। अब अगला बिंदु हम लेते हैं परंपरा। यानी अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में स्पष्ट किया है कि कवि के लिए परंपरा का क्या स्थान है, वह कहां तक ग्राह्य अथवा अग्राह्य है। इस संदर्भ में संपादक कवि का कहना है, यानी अज्ञेय का कहना है कि जो लोग प्रयोग की निंदा के लिए परंपरा की दुहाई देते हैं, वे भूल जाते हैं कि परंपरा कम से कम कोई ऐसी पोटली बांधकर अलग रखी हुई चीज नहीं है जिसे वह उठाकर सिर पर लाद ले और चल निकले। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो लोग प्रयोग की निंदा के लिए परंपरा की दुहाई देते हैं, वे भूल जाते हैं कि परंपरा कम से कम ऐसी कोई पोटली बांधकर अलग रखी हुई चीज नहीं है परंपरा, कि जिसे उठाया सिर पर लादा और चल निकले, क्योंकि परंपरा ये नहीं है। परंपराएं तो चलती रहती है। परंपरा का कवि के लिए कोई अर्थ नहीं रहता जब तक वह उसे ठोक बजाकर, तोड़ मरोड़ कर आत्मसात नहीं कर लेता, जब तक वह एक इतना गहरा संस्कार नहीं बन जाती कि उसका चेष्टापूर्वक ध्यान रखकर उसका निर्वाह करना आवश्यक न हो जाए। अज्ञेय द्वारा उठाया हुआ परंपरा का प्रश्न निश्चय ही सार्थक है। क्या है? निश्चय ही सार्थक है, क्योंकि परंपरा एक ऐसी चीज है जिसको हम पोटले बांध करके उसको उठा नहीं सकते, बल्कि परंपराएं तो चलती रहती है। परंपरा को लोग तब तक मानते हैं जब तक वो उनके लिए कांटा नहीं बन जाए या उनके मार्ग की रुकावट नहीं बन जाए। तो इस प्रकार जो परंपरा के बारे में अज्ञेय ने कहा है कि परंपरा कम से कम कोई ऐसी पोटली बांधकर अलग रखी हुई चीज नहीं है जिसे वह उठाकर सिर पर लाद ले और चल निकले। यानी परंपरा का कवि के लिए कोई अर्थ नहीं रहता। कब तक अर्थ नहीं रहता? जब तक वह उसे ठोक बजाकर, तोड़ मरोड़ कर आत्मसात नहीं कर लेता, जब तक वह इतना गहरा संस्कार नहीं बन जाती कि उसका चेष्टापूर्वक ध्यान रखकर उसका निर्वाह करना आवश्यक न हो जाए। यानी परंपरा कब गहरी बन जाती है? जब वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इतनी गहरी बन जाती है, यानी संस्कारों में आ जाती है, तब उसका निर्वाह करना आवश्यक हो जाता है। तो अज्ञेय द्वारा उठाया हुआ परंपरा का यह प्रश्न निश्चय ही सार्थक है और इसको अप्रिमेय रूप से माना जा सकता है। तो आज के कालांश में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रयोगवाद के बारे में बहुत कुछ है। तो प्रयोगवादी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, इनका प्रयोगवादी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, ये जैसे बौद्धिकता की प्रतिष्ठा है, लघुता के प्रति सम्मान है, मनो विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति है, वैचित्र्य प्रदर्शन है, विद्रोह की भावना है, ये हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, उनके आधार पर इसकी हम चर्चा करेंगे। ये हम अगले कालांश में इसके बारे में चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और अगले कालांश में फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।